अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पोस्टडॉक कर रहे हैं और एकेडमिक रिसर्च से ट्रांजिशन करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो आपको कुछ इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें जान लेना चाहिए ताकि वो आपका मूव जो हो राइट मूव हो। नहीं तो अगर बिना जाने अगर ट्रांजिशन कर जाते हैं फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जितना हम लोग ग्लैमराइज कर देते हैं, कई लोग जैसे हम ही ट्रांजिशन करके आए, हमारा अच्छा चल रहा है तो हम हमेशा बोलेंगे इंडस्ट्री में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक बहुत बेकार है। बट कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। आपके लिए क्या राइट फिट है, क्या नहीं राइट फिट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। मेरा पीएचडी इंडिया से मैंने किया। पीएचडी करने के बाद कैंसर रिसर्च में पोस्टडॉक करने के लिए जॉन हॉपकिंस आया एंड देन वहाँ 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस स्पेंड करने के बाद मैंने इंडस्ट्री में ट्रांजिशन किया। कई लोग एकेडमिक से इंडस्ट्री में जो मूव किए थे, अभी करंट जो मार्केट चल रही है, बहुत जगह ले ऑफ हुआ है फार्मा एंड बायोटेक में, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है तो पीपल आर गोइंग बैक टू एकेडमिक क्योंकि जॉब एक चाहिए। और दूसरी चीज़ एक पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री कल्चर अच्छा भी नहीं लगता है, तो वो रीजन से भी मूव करते हैं कई बार लोग। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंडस्ट्री का कल्चर क्या है, क्या चीज़ें वहाँ पे अच्छी है, क्या बुरी है। वो जान के अगर मूव करें तो आपका मूव ज़्यादा बेटर और अच्छा रहेगा आपके लिए। एकेडमिक रिसर्च या इंडस्ट्री कोई भी अच्छा और बुरा नहीं है। जहाँ पे हमारी स्किल फिट होती है, जहाँ पे हमारी ग्रोथ और हमारा इंटरेस्ट फिट होता है और जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन जो है सैलरी की, ग्रोथ की, वो सब मिल रही है, वो प्लेस बेटर है, चाहे एकेडमिक हो चाहे इंडस्ट्री हो। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि कौन सा चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में मूव करने से पहले आपको जान लेना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन जो है फार्मा की 2024 में बहुत गड़बड़ है। एंड सो वन थिंग इज़ हायरिंग एंड फायरिंग, जो बहुत ही बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की। एकेडमिक में कितना भी प्रॉब्लम है, आपको 3 महीने 6 महीने पहले प्रोफेसर बोल देता है, अगर आपका रिलेशन सही है तो बोल देता है कि फंडिंग की कमी हो रही है एंड तुम कहीं और देख सकते हो। सो आपके पास 3 महीने 6 महीने टाइम मिल जाता है कुछ करने के लिए, आप ट्रांसफ़र लेने के लिए, कोई और जॉब ढूंढने के लिए। इंडस्ट्री में आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस 9 बजे, 9 बजे मुझे पता नहीं है कि मेरा फायरिंग हो गया है, ऐसा सिचुएशन रहता है। और बहुत सारे जानने वाले के साथ हुआ है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, 3-4 लोगों को जिनके साथ कि गए हैं ऑफिस और उनका लैपटॉप नहीं ओपन हो रहा है, पता चल गया वो फायर हो गए हैं। न्यूज़ में भी सुना होगा, टेस्ला के एम्प्लॉय भी बहुत सारे लोग गए, उनको वहाँ पे जाकर सिक्योरिटी स्कैन कर रहे हैं तो पता चला कि नहीं हमारा तो बैच कैंसिल हो गया है, उनको पता चला कि नहीं मेरा ले ऑफ हो गया है। सो इंडस्ट्री में हायरिंग एंड फायरिंग बहुत फास्ट होती है। आप भी किसी टाइम पे छोड़ सकते हो और कंपनी भी आपको किसी टाइम पे फायर कर सकती है। तो सपोज़ कि आपको H1 वीज़ा पे हो, H1 वीज़ा पे हो, फैमिली है एंड सडनली आपका ले ऑफ हो जाता है, तो बहुत ही सिचुएशन ठीक नहीं रहती है। सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की कंपेयर टू एकेडमिक, जो जान लेना चाहिए। स्पेशली अगर आप बायोटेक में काम कर रहे हैं, स्मॉल बायोटेक में कंपेयर टू बिगर फार्मा एंड बायोटेक, तो स्मॉल बायोटेक का आज फंडिंग का क्रंच हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कल से शुरू वो ले ऑफ हो जाता है। और बिगर कंपनी बेसिकली थोड़ा पैकेज अच्छा देती है कि 3 महीने 6 महीने का आपको एडिशनल पैकेज देगी, देन वो ले ऑफ करते हैं। बट कई बार छोटी कंपनीज में ये सब नहीं हो पाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं जब एकेडमिक से इंडस्ट्री में मूव करते हैं, कि जो हमने 5 साल पोस्टडॉक में गुजारा है, 6 साल 7 साल, वो पोस्टडॉक का जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में डायरेक्टली काउंट नहीं होता है। तो कई बार हमारे लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि भाई हमारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ। तो आई एम स्टार्टिंग एज ए फ्रेश साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट, एंड कोई और पर्सन जो पीएचडी करके इमीडिएटली स्टार्ट कर रहा है वो भी साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट स्टार्ट कर रहा है। तो कई बार ये मूव में आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता है। अगर आपका जो पोस्टडॉक का पीएचडी का काम है डायरेक्टली उस फार्मा कंपनी में जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो उससे अगर मैचिंग है, देन वो अच्छा काउंट होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दे नेवर काउंट इट। सो वो एक वन ऑफ द प्रॉब्लम हो जाती है। इसी का एक फॉलोइंग जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जब आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है तो ये चांस है कि यू विल बी मोस्ट लाइकली हायर एट जूनियर लेवल। आपको पीएचडी हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो
तो वो पर्सन प्रिंसिपल साइंटिस्ट लेवल पे मिनिमम जाना चाहिए अगर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से देखें तो। बट उसका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है, तो मैक्सिमम उसको साइंटिस्ट या सीनियर साइंटिस्ट देते हैं। तो आप वहाँ पे काफ़ी आपका जो एक्सपीरियंस और स्किल्स है और आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, तो आप काफ़ी सीनियर की तरह हैं, बट इंडस्ट्री में आप जूनियर लेवल पे हायर हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे इस इंडस्ट्री में लोग ये करते हैं, इंटेंसली मिसयूज़ भी करते हैं। आपको बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, क्लियरली बोलते हैं। एक तो हमारे पास लिंक्डइन की पोस्ट सेव करके रखा हूँ, उसमें क्लियरली लिंक्डइन के पोस्ट में लिखा है कि पोस्टडॉक रिसर्च एक्सपीरियंस नॉट काउंटेड एज एक्सपीरियंस। ये एक प्रॉब्लम है कि जूनियर लेवल पे कई बार एंट्री करनी पड़ जाती है। चार्मिंग सब लोग बोलते हैं इंडस्ट्री है, उतना चार्मिंग जरूरी नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में जो पोजीशंस है और जो लैडर है, दोज आर लाइक वेरी 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 कन्फ्यूजिंग। आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। अगर आप पीएचडी करने के बाद आप एकेडमिक रिसर्च में हो तो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक जाते हो। पोस्ट डॉक में अगर लंबा टाइम होता है तो उसी में रिसर्च फेलो या सीनियर पोस्ट डॉक या स्टाफ साइंटिस्ट कर देते हैं। अगर उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर जाते हो या पोस्ट डॉक से एक मिड में और लेवल कर देते हैं लोग, रिसर्च एसोसिएट और इंस्ट्रक्टर कर देते हैं, जो कि वो भी टेन्योर पोजीशन की तरह कर देते हैं कि 3 साल में अगर आप ग्रांट ला देते हो तो यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। सो यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। कहीं पे साइंटिस्ट देते हैं, स्टाफ दे देते हैं पोस्ट डॉक के बाद, बट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं देते हैं। बट वो जो कन्फ्यूजन है इजिली यू कैन फाइंड आउट कि पोस्ट डॉक के बाद एक आधा और लैडर है, एंड देन आप ग्रांट लाते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, देन एसोसिएट, एडिशनल प्रोफेसर एंड डायरेक्टर। सारा लैडर बहुत क्लियर है। बट इंडस्ट्री में बहुत 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 कन्फ्यूजिंग है। एक कंपनी का लैडर दूसरी कंपनी से नहीं मैच करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं, मर्क में अगर आप पीएचडी करके जाते हो तो सीनियर साइंटिस्ट ज्वाइन करते हो, जेएनजे में आप पीएचडी करके जाते हो तो साइंटिस्ट ज्वाइन करते हो। तो एक जगह पे आप सीनियर साइंटिस्ट हो, सेम लेवल एक्सपीरियंस एजुकेशन, और एक जगह पे आप साइंटिस्ट हो, एक सीनियर साइंटिस्ट हो, तो ये कन्फ्यूजन है। बहुत सारी कंपनी है, इवन चार्ल्स रिवर लेबोरेटरी करके है, बहुत बड़ा सीडीएमओ सीआरओ करके है। उसमें आरएनडी का जो लैडर है वो अलग है, कॉन्ट्रैक्ट वाला लैडर अलग है। तो कई जगह जो मास्टर लेवल का पर्सन है वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट काउंट होता है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट 1, प्रिंसिपल साइंटिस्ट 2। जबकि आप स्टैंडर्ड कंपनी में जाओगे तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट एटलीस्ट पीएचडी के बाद आपको 5 साल से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का, देन यू बिकम प्रिंसिपल साइंटिस्ट। तो कहीं पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट डायरेक्टर होता है, तो आपको लगेगा कि एसोसिएट डायरेक्टर नाम है तो बड़ा है, बट प्रिंसिपल साइंटिस्ट छोटा है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो लैडर भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पर्सन टीम और प्रोजेक्ट दोनों मैनेज कर रहा है वो सीनियर साइंटिस्ट के बाद एसोसिएट डायरेक्टर जाता है, डायरेक्टर जाता है, और इस तरह सीनियर डायरेक्टर बढ़ता रहता है। कई जगह पे यही चीज़ें हैं कि अगर आप टीम नहीं मैनेज करना चाहते हो, एलोन बेंच वर्क करते हो, देन साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट 1, 2, फिर प्रिंसिपल एसोसिएट प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनते हो। तो ये बोलते हैं कि ये रिसर्च लैडर है जिसमें टीम नहीं मैनेज करना है, जस्ट आपको बेंच वर्क करना है, प्रोजेक्ट करना है। और दूसरा एसोसिएट डायरेक्टर इस तरह टीम भी मैनेज करना होता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इवन हमारे कंपनी में मास्टर, बैचलर लेवल, एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट साइंटिस्ट से शुरू करते हैं। पीएचडी जो है साइंटिस्ट, देन 3 साल एक्सपीरियंस सीनियर साइंटिस्ट, देन प्रिंसिपल साइंटिस्ट, एंड देन प्रिंसिपल साइंटिस्ट के बाद एसोसिएट डायरेक्टर शुरू होता है। सो एवरी कंपनी के पास इतना कंफ्यूजिंग है ना, इंटेंसली बनाया गया है। तो आपको लगेगा कहीं कि हम प्रिंसिपल साइंटिस्ट फील कर रहे हैं, कहीं एसोसिएट डायरेक्टर फील कर रहे हैं, बट लैडर समझना ज़रूरी है, नहीं तो कई बार वो मिसयूज हो जाता है। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल, इवन आई वाज ऑलमोस्ट हायर्ड फॉर ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट टू पोजीशन। जब बात किया तो मुझे पता चला कि ये मास्टर लेवल का कोई लड़का 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ये पोजीशन दी जाती है। यहाँ पे 8 से 9 घंटे में आपको बहुत फास्ट काम करना होता है, एंड एवरी डे यू नीड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एंड रिपोर्ट इट। स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हो, सीआरओ सीडीएमओ में हो, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट इन्वायरमेंट रहता है। तो और जैसे एकेडमिक में हम काम कर रहे हैं, आज ये काम किया, कल वो काम किया, अच्छा आज
इफ़ आई गॉट टायर्ड एंड नॉट फीलिंग गुड, आज ये हो जाएगा, यहाँ पे या तो छुट्टी लो या तो यू हैव टू प्रोड्यूस वेल। कई बार जो ये इन्वायरमेंट है, सडनली जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो फैमिली रीज़न, पर्सनल रीज़न और ये सारी की चीज़ों की वजह से ओवरऑल जो बर्नआउट, मैं कर रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि बर्नआउट हो जाते हैं हम लोग। फिर लगता है कि ये भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। तो वो कई बार इन एकेडमिक से इंडस्ट्री की जब ट्रांजिशन करते हैं ना, तो ये चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट ये मान के आना है इंडस्ट्री में, भाई इंडस्ट्री इज़ वेरी डिमांडिंग, वेरी टाइम ओरिएंटेड, फास्ट पेस इन्वायरमेंट रहता है, देन यू विल सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, अदरवाइज देन प्रॉब्लम हो जाए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब कोई एकेडमिक से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करता है, सो इट्स बेस्ट वे टू गो इन द R&D सेटिंग। सो जब आप एकेडमिक से R&D में जाते हो, किसी भी बड़ी कंपनी का R&D, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल, रिलैक्स्ड एंड अच्छा होता है, क्योंकि R&D में आप बहुत फास्ट वे में नहीं जा सकते हो। बट जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल्स का ट्रायल चल रहा है या फिर कंट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का है, या सर्टेन टाइमलाइन है कि बाय दिस टाइमलाइन वी हैव टू सबमिट दिस मॉलिक्यूल फॉर द FDA, ये सब इन्वायरमेंट में बहुत वो रहता है, रस रहता है। बट आप इसी कंपनीज के डिस्कवरी साइड ज्वाइन कर लो, R&D साइड ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स इन्वायरमेंट रहता है। तो बेटर कई बार होता है कि आप PhD से उस इन्वायरमेंट में आओ, एंड वंस वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हो, देन स्लोली यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, और किसी भी पेस में आप फिर काम कर सकते हो। कई बार हम लोग PhD में इंट्रोवर्ट की तरह हो जाते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर हम करेंगे, हम अपने माइंड सेटअप करेंगे, हमने अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, सब हम ही करेंगे, क्योंकि दूसरा करेगा तो ऑथरशिप ले लेगा। तो कई बार ये इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि हम अपने काम करना चाहते हैं और हम किसी से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो जो ये बिहेवियर है, सडनली आके आपको ऐसे टीम में काम करना है जहाँ पे आपका काम अपना नहीं है और ये प्रॉपर बड़ी टीम है। एक पर्सन वो काम किया तो इमीडिएटली आपको करके इमीडिएटली पास करना है, ताकि थर्ड पर्सन आप उस पे काम करे, फोर्थ पर्सन उस पे काम करे। तो ऐसे सिंक्रोनाइज करके आपको काम करना है कि किसी का डिले ना हो, सब टाइमली प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें। तो कई बार जो वो इन्वायरमेंट आपको अच्छा नहीं लगता है कि यार हमको इमीडिएटली इस पर्सन से बात करना है, हमें इस पर्सन से हेल्प लेना है, राइट टाइम पे लेना है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो राइट टाइम पे इमीडिएटली उसे बोल देना है कि ये शाम तक नहीं हो पाएगा। तो जो ये इन्वायरमेंट है ना, ये भी जान के आना है कि भाई ये टीम वर्क है, क्रॉस फंक्शनल है, मीन्स इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट पे टाइम और पे सब रहता है, क्लाइंट फेसिंग कई बार रहता है। तो ये सारा जो इन्वायरमेंट है वो भी जान के आना है कि भाई नहीं, ये बिग है। कहने को बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये काफ़ी बिग ट्रांजिशन होता है। आप 1-2 दिन करते हो, बट हमेशा जब करना पड़ता है ना, सब कई बार आपको लगता है कि नहीं यार, आई डोंट लाइक इट। तो वो आपको जानना है और आपको ऐसे ट्रेन करके आप माइंडसेट लेके आना है, ताकि आपका ट्रांजिशन स्मूथ रहे एंड यू नो कि क्या होने वाला है। एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में परफेक्शनिज्म को और डिले को कोई टॉलरेट नहीं करता है। ठीक है, तो कई बार हम लोग एकेडमिक सेटिंग से आते हैं तो हमें रहता है कि हम प्रॉब्लम को एकदम जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं कई बार अच्छा जाता है, हम लोग 4 बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। फिगर डाटा जो हम पेपर में प्रेजेंट करते हैं, दैट हैज़ टू बी रियली परफेक्ट। इंडस्ट्री में वो परफेक्शन नहीं चाहिए। कई बार उनको ये स्टॉप कर देते हैं कि नहीं, इसको यहीं तक रोक दो, अब इसके आगे काम ना करो। प्रॉब्लम हाफ में है, बट वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिसाइड होता है कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है, फिर कितना टाइम ले रहा है। तो उनको इससे मतलब नहीं होता है कि कई बार हमें अच्छा साइंस करना है, नहीं, कई बार उनको ऐसे मतलब होता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, हमारे बिजनेस के स्कोप में है या नहीं है, या हमने जितना पैसा लिया इस काम को करने के लिए वो सही है कि नहीं है, या हम अपने पाथ से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो कई बार अच्छा साइंस करने की बजाय या उस डीप में जाके उसको समझने की बजाय कम वहीं पे डिसीजन लिया जाता है कि नहीं, इसको रोक दो यहाँ पे। अच्छा, ये मॉलिक्यूल नहीं मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना रिसोर्सेज वेस्ट हो गया, नहीं चल रहा है, इस मॉलिक्यूल का ये पूरा प्रोग्राम ही शट डाउन कर दो और उस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को ले ऑफ कर दो, अच्छा दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे परफेक्शनिज्म वाली चीज़ नहीं है।
बेस्ड ऑन द बिजनेस, मनी, टाइमलाइन, सो मेनी थिंग डिसाइड करके वो किया जाता है। तो कई बार हम लोग जब आते हैं तो कई बार हम लोग स्टक कर जाते हैं, ये मेथड परफेक्ट नहीं है, ये जो हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं अभी ये 70% प्योर है, इसको 90% कम से कम होना चाहिए, कभी इस तरह होना चाहिए। नहीं, कई बार हमें वो परफेक्शनिज्म को छोड़ के टाइमली डिसीजन लेना है और उसको मॉलिक्यूल को मूव करना है। परफेक्शनिज्म के चक्कर में डिले नहीं कि यहाँ पे कंपनी में कभी भी आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं फील कर सकते हो। जैसे हम लोग एकेडमिक में फील करते हैं कि दिस माय वर्क इज़ माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या मेरा पेपर है, हमने पब्लिश किया है, ये मेरा पेटेंट है। कंपनी में ऐसा कुछ भी आपका नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि व्हेन वी फील लाइक ये मेरा काम है तो और मोटिवेटेड होकर हम लोग करते हैं। बट कंपनी में ऐसा किया जाता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारा लीड है, ये किया जाता है, बट नथिंग इज़ योर्स। तो भी हम लोग काम कर रहे हैं इस टीम वर्क एंड एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ दैट, द पब्लिकेशन, पेटेंट और एनीथिंग इज़ अ कंपनी प्रॉपर्टी। सो कभी भी ये एटीट्यूड हमें नहीं लेके आना है कि भाई यहाँ पे कुछ अपनापन जैसा रहेगा या अपना काम जैसा रहेगा या नहीं। नहीं, यहाँ पे आना है तो अच्छी सैलरी, कैरियर ग्रोथ और लर्निंग के लिए क्या सीखना है, ये सब सोच के आए तो ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कोई डिस्कस नहीं करता है कि अगर आप गलती करते हो तो गलती नोट होती है, आपके परफॉर्मेंस रिव्यू में जाती हो, और कंटिन्यूसली अगर 3-4 गलतियां कर दिए हो तो आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान में डाल दिया जाता है, विच इज़ रियली अ बैड सिचुएशन। या कई बार बहुत क्रिटिकल है तो उसी 2-3 गलतियों के बेसिस पे आपको फायर भी किया जाएगा इमीडिएटली। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्कैरी होती है। अगर आप एकेडमिक सेटिंग में हो, सोचो एक बार एक्सपेरिमेंट गलत होता है, 2 बार एक्सपेरिमेंट गलत, 3 बार रिपीट करते हैं। कई बार हम लोग अच्छे से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन नहीं करते हैं तो 4 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, बट किसी को परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान या चाहे इस तरह फायर करने वाली सिचुएशन में नहीं आते हैं, बट कंपनी में फायर हो जाते हैं लोग। तो ये बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है और इंडस्ट्री में बहुत कम लोग बात करते हैं इस पे। द वेरी डेंजरस एंड स्कैरी सिचुएशन ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में, स्पेशली स्मॉलर स्टार्टअप में एंड बायोटेक में, फार्मा में, कहीं भी जो मिड साइज कंपनी है, स्मॉलर कंपनी है, ज़्यादा एज के वर्कर्स को प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहना राइट और रॉन्ग दोनों है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन लिटिल डिटेल। सो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो यंग वर्कर हैं वो सुनते हैं, उनको जैसे बोलो वैसे काम करते हैं, वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज़, वो लोग कम सैलरी पे आ जाते हैं, तो ज़्यादा पुश करना, ज़्यादा काम कराना, उनको मैनेज करना सब इजी होता है कम पैसे में। और वहीं पे अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस का पर्सन रहता है तो वो मुश्किल होता है। तो काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं कि जूनियर लेवल पे हमेशा यंग लोगों को हायर करते हैं, कोई भी पोस्ट डॉक और हायर एक्सपीरियंस वाले को नहीं हायर करना चाहता है। वन ऑफ द अनदर इसी एज रिलेटेड फैक्टर जो है कि अगर आप इंडस्ट्री में भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और जूनियर लेवल पे ही हैं या मिड लेवल पे हैं, बट स्टिल आप बेंच वर्क करते हो, टीम नहीं मैनेज करते हो, प्रोजेक्ट नहीं मैनेज करते हो, सिर्फ बेंच वर्क ही करते हो, तो उस काम की वैल्यू ज़्यादा नहीं रह जाती है। आप शुरू के तो 15 साल कैरियर सही रहता है, बट उसके बाद जब आप 50-55 में चले जाते हो, उस टाइम पे आप इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहते हो, दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपका कैरियर ग्रोथ जो है, लैडर स्टैंडर्ड ग्रोथ चल रहा है, टीम मैनेज कर रहे हो, पीपल मैनेज कर रहे हो, सब सही है तो ठीक है। अगर आप सिर्फ बेंच वर्क करते हो और ज़्यादा एज के हो गए हो तो आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा तो है, बट आपकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी, वही बेंच वर्क करोगे तो कई बार वैसे सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा एज में डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जब बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो जो करियर का लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स रहता है वो रिलैक्स होकर बड़ी कंपनीज में कराते हैं, डिस्कवरी साइड में रहते हैं, और वो सब अच्छा रहता है। तो ये एज रिलेटेड फैक्टर भी है, आप इसीलिए कोई बोलता नहीं है, बट ये ट्रू है हर जगह।